हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मैया सम्मान योजना के तहत 7,500 रुपए की किस्त जारी कर दी है। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जा रहा है जो मैया सम्मान योजना में पंजीकृत हैं और जो सभी पात्रता को पूरा करती हैं। राज्य सरकार ने मार्च 2025 में इस योजना के पहले चरण की शुरुआत की थी, जिसमें 38,34,000 महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए थे। अब दूसरे चरण में 20,60,000 और महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। अगर आप भी मैया सम्मान योजना की लाभार्थी हैं तो यह जानना जरूरी है कि आपको पैसे मिले हैं या नहीं और किन जिलों की महिलाओं को यह राशि दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 2024 में शुरू की गई इस योजना का मकसद राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। झारखंड राज्य की 57 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। झारखंड सरकार ने महिलाओं के खाते में जनवरी, फरवरी और मार्च की तीनों किस्तों को एक साथ ट्रांसफर किया है, जिससे प्रत्येक महिला के खाते में 7,500 रुपए जमा हो रहे हैं। इस प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में 8 मार्च 2025 को 38.34 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए थे और अब 27 मार्च 2025 से दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण में उन सभी महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है जिन्हें पहले चरण में लाभ नहीं मिला था। बता दें कि पहले चरण में राज्य की केवल उन महिलाओं के खाते में पैसे जमा किए गए थे जिनका डीबीटी सक्रिय था, लेकिन दूसरे चरण में उन महिलाओं को भी लाभ दिया जा रहा है जिनका डीबीटी सक्रिय नहीं है। सरकार द्वारा उन महिलाओं को भी लाभ दिया जा रहा है जिन्हें पहले भुगतान नहीं मिला था, यानी जिनका पहले डीबीटी सक्रिय नहीं था। अगर महिला मैया सम्मान योजना की पात्रताओं को पूर्ण करती है तो उसे पैसे जरूर मिलेंगे। अगर आप मैया सम्मान योजना की पात्रता को पूरा करती हैं लेकिन अभी तक आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार सभी लाभार्थियों के खातों में धीरे धीरे भुगतान कर रही है। अगर 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद भी पैसे नहीं आते हैं तो आप सबसे पहले अपने बैंक खाते की पासबुक अपडेट करवाएं और ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चेक करें। निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ प्रशासनिक कमेटी बनाने का कैलाश यादव ने किया स्वागत। अभिभावक संघ झारखंड के अध्यक्ष कैलाश यादव ने शुक्रवार को निजी स्कूलों के मनमानी ढंग से रीएडमिशन शुल्क, वार्षिक शुल्क जैसे अतिरिक्त शुल्क वसूलने के खिलाफ लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक कमेटी बनाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने प्रेस बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। अपने बयान के जरिए उन्होंने सरकार और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि रीएडमिशन, वार्षिक शुल्क वसूलने के अलावा स्कूलों परिसरों में यूनिफॉर्म और कॉपी किताब बेचने पर भी सख्त रोक लगाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक कमेटी को निजी स्कूलों के मनमानी पर 2,50,000 का जुर्माना लगाने के साथ साथ यूनिफॉर्म और कॉपी किताब बेचने पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कमेटी के आदेशों की अवहेलना करने पर अभिभावकों के शिकायत मिलने के बाद निजी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन सभी सुझाव को लेकर सरहुल ईद त्योहार के बाद अभिभावक संघ झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मिलकर अवगत कराएगा। ड्रीम 11 में चतरा के तस्लीम ड्रीम 11 विजेता शाहिद रातों रात करोड़पति बनने के बाद कहां है? वह फिलहाल दर्जी का ही काम कर रहा है या फिर कोई नई योजना बना रहा है?
3 करोड़ रुपए का वह क्या करेगा, कौन सा बिजनेस शुरू करेगा? हर किसी की उस पर निगाह है। इस बीच खबर है कि वह झारखंड के चतरा जिले से मायानगरी मुंबई पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि केवाईसी के लिए उसने मुंबई का रुख किया है। ड्रीम 11 की टीम बनाकर भाग्य बदलने में जुटे युवा ड्रीम 11 से रातों रात करोड़पति बना शाहिद इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। गली मोहल्ले से लेकर चतरा जिले में हर जुबां पर उसका नाम है। करोड़पति बनने की कहानी युवाओं को खासा प्रेरित कर रही है और तेजी से लड़के ड्रीम 11 में टीम बनाकर अपनी किस्मत बदलने में जुट गए हैं। हालांकि करोड़पति शाहिद ने 3 करोड़ जीतने के बाद लोगों से अपील की थी कि ये जोखिम भरा खेल है, सोच समझकर ही खेलें। थोड़ी सी लापरवाही आपकी जमा पूंजी बर्बाद कर सकती है। धन वर्षा से गरीब के घर जश्न का माहौल। फैंटेसी ऐप ड्रीम 11 में टीम बनाकर 3 करोड़ जीतने के बाद शाहिद के दिन बदल गए हैं। कभी दर्जी का काम करने वाले शाहिद का नाम अब हर जुबां पर है। उसके पिता रहमुद्दीन मियां भी कपड़ा सिलाई का काम किया करते थे। हालांकि अधिक उम्र हो जाने के कारण अब वह दर्जी का काम नहीं करते, शाहिद ही सिलाई का काम करते हैं। गरीब परिवार के बेटे के घर धन वर्षा होने से परिवार में जश्न का माहौल है। वहीं शाहिद बेहद उत्साहित हैं कि अब उनके परिवार की हालत अच्छी हो जाएगी, गरीबी से राहत मिलेगी। 49 रुपए लगाकर जीत लिया 3 करोड़। आईपीएल के 5वें मुकाबले पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच में चतरा के दर्जी बिगहा के रहने वाले शाहिद ने 49 रुपए लगाकर ड्रीम 11 में किस्मत आजमाई थी और रातों रात करोड़पति बन गया था। गवर्नर से वित्त मंत्री का आग्रह, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के दोषियों पर जल्द करें कार्रवाई। राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से शुक्रवार को राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राजभवन में मुलाकात की, जहां उन्होंने राज्यपाल का नीलांबर पीतांबर पलामू के भवन निर्माण की गुणवत्ता और अनियमितता संबंधी जांच कराने के लिए आभार प्रकट किया। इस मौके पर उन्होंने जांच में दोषी पाए गए प्रभारी कुल सचिव, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, सीसीडीसी एवं प्रॉक्टर आदि दोषी अधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए राज्यपाल से पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की गुणवत्ता एवं अनियमितताओं संबंधी अन्य विषयों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का भी आग्रह किया। मालूम हो कि 13 फरवरी 2025 को राज्यपाल के समक्ष मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू के भवन निर्माण की गुणवत्ता के संदर्भ में शिकायत की थी। राज्यपाल ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसने स्थल निरीक्षण कर विभिन्न विसंगतियों की जांच कर राज्यपाल के समक्ष अपना प्रतिवेदन समर्पित किया था। इस प्रतिवेदन के अनुसार निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाया गया तथा संवेदक द्वारा निम्न गुणवत्ता का कार्य किया गया है। उक्त अवसर पर वित्त मंत्री ने राज्यपाल को राज्य के 2024 से 25 के राजस्व संग्रहण एवं राज्य के विकास योजनाओं के संबंध में भी जानकारी प्रदान की। रांची डॉट के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि राज्य में जल संरक्षण के क्षेत्र में अभिनव तरीके अपनाने की जरूरत है। शुक्रवार को नेशनल वाटर मिशन के तहत राज्य आधारित एक्शन प्लान पर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जल संरक्षण के लिए समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्याप्त बारिश होने के बावजूद पानी रोकने में बहुत सफलता नहीं मिल रही है। ज्यादा से ज्यादा जल संरक्षण करने पर फोकस होना चाहिए। बैठक में नगर विकास के प्रधान सचिव सुनील कुमार, जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक, नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि डॉक्टर अजय समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। देश के कई भागों में चुनौती बनकर चुका है जल संकट। उन्होंने कहा कि देश के कई भागों में जल संकट चुनौती बनकर चुका है। झारखंड में अभी यह स्थिति नहीं है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और क्लाइमेट चेंज के दौर में स्थिति गंभीर हो सकती है। इस कारण से जल संरक्षण के प्रति सचेत होकर सार्थक पहल करने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि झारखंड में नेशनल वाटर मिशन के लिए जुटाए जा रहे पानी की खपत से संबंधित आंकड़े जल संरक्षण और उसके प्रबंधन में राज्य सरकार की काफी मदद करेंगे। पानी की किल्लत वाले देश इजराइल और साइप्रस के जल संरक्षण के तरीके और तकनीक पर ध्यान देना चाहिए। जल संरक्षण के लिए एक्शन प्लान बना रहा सीयूजे।
जल संरक्षण के साथ पानी की बर्बादी को कम करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल वाटर मिशन शुरू किया है। मिशन का उद्देश्य राज्यों के जल संसाधन का विकास और प्रबंधन करते हुए पानी का समान वितरण सुनिश्चित करना है। हर राज्य का जल संसाधन अलग अलग होने के कारण भारत सरकार राज्य आधारित एक्शन प्लान तैयार करा रही है। स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान के लिए झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग ने झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूजे के साथ एमओयू किया है। यूनिवर्सिटी विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर झारखंड के जल संसाधन का डेटा तैयार कर रही है। यूनिवर्सिटी के अभी तक के अध्ययन और आंकड़े के अनुसार झारखंड में जल संरक्षण को लेकर अवसर और चुनौतियां दोनों हैं। राज्य में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है, लेकिन पानी रोकने के लिए संरचना बनाने की आवश्यकता है। जल संरक्षण को लेकर जागरूकता की भी जरूरत है। वहीं झारखंड में क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या की वजह से जल संकट चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। राज्य की पुरानी पड़ती जा रही जल संरचनाओं को निवेश और नवीकरण की जरूरत है। राज्य में जल का उपभोग करने वाले विभिन्न तरह के उपभोक्ताओं और सरकारी एजेंसियों में तालमेल की कमी है। राज्य बाढ़ और सूखे की दोहरी मार झेलता है। भूगर्भ जल प्रदूषण भी विचारणीय है। राज्य की बड़ी आबादी को शुद्ध जल की उपलब्धता नहीं है। झारखंड विधानसभा के प्रथम बजट सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने गैर सरकारी संकल्प के जरिए एचआईसी के विस्थापितों के लिए बने 400 घरों और रैयतों की जमीन वापसी का मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे पर स्पीकर को वोटिंग करानी पड़ी डीडीएच। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में प्रस्ताव गिर गया। इसके बाद विधायक नवीन जायसवाल ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जो झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले के लोग सरप्लस जमीन को रैयतों को वापस करने की बात करते थे, उनका आज चरित्र जनता के सामने उजागर हो गया। बीजेपी विधायक ने कहा कि वह इसलिए ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे ताकि राज्य के लोगों को पता चल सके कि रैयतों की वैसी जमीन जो अधिग्रहित की गई थी और उपयोग नहीं हो रही है, उसे वापस करने पर किसका क्या स्टैंड रहता है। आज जिस तरह से सत्ताधारी दलों के एक भी विधायक ने रैयतों की जमीन वापसी मुद्दे पर साथ नहीं दिया, उससे जनता के बीच इनकी कथनी करनी में अंतर उजागर हुआ है। मैं नवीन जायसवाल के पक्ष में था। जयराम महतो जेल केम विधायक जयराम महतो ने इस मुद्दे पर कहा कि उनका स्टैंड साफ है कि रैयतों की वैसी अधिग्रहित जमीन जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसे रैयतों को वापस कर दिया जाए। इसलिए आज बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल की इस मांग पर वह उनके साथ खड़े थे। 17 साल भाजपा भी सत्ता में रही, उसने क्यों नहीं लौटाई रैयतों की जमीन। विधायक अरूप चटर्जी अनुपयोगी जमीन रैयतों को वापस करने के बीजेपी विधायक की मांग और उस पर अविश्वास प्रस्ताव तक लाने पर सीपीआई माले के निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भी राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार रही है, उसने रैयतों की जमीन क्यों नहीं लौटाई। उन्होंने कहा कि यह मसला केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा है और सरकार को इस पर नीतिगत फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि बीएसएल की जमीन के मामले में सरकार ने ऐसा किया था, जिस पर बीएसएल कोर्ट चली गई। किसी भी हालत में नहीं लागू होने देंगे, परिसीमन हेमंत सोरेन। परिसीमन को लेकर उठी सियासी बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि चाहे हमारी सरकार रहे या जाए, हम किसी भी हालत में परिसीमन को लागू नहीं होने देंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के नेता के तौर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि परिसीमन के पीछे भी एक हिडेन एजेंडा है, कैसे आदिवासी दलितों की सीट घटाई जाए। पिछली बार भी ऐसा ही प्रयास हुआ था। आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में इसे रोका गया, लेकिन इस बार बड़ी ही चतुराई और सोच समझ के साथ पूरे देश भर में परिसीमन का षड्यंत्र बिछाया गया है। लेकिन हम लोगों की भी नजर है, निश्चित रूप से अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो आर पार की लड़ाई, चाहे सरकार में रहें या न रहें, इसकी लड़ाई हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। सदन में करीब 1 घंटे 12 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निशाने पर बीजेपी और केंद्र की सरकार बनी रही। हालांकि इस दौरान बीजेपी विधायक सदन में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी 27% आरक्षण
और सरना धर्म कोड को लेकर निशान साधते हुए कहा कि भारत सरकार कुंडली मारकर बैठी है, अब जनता ही इसका फैसला करेगी। संघर्ष के रास्ते हम जाने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के सीएम पर भी हमला बोला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में सुपरस्टार बनकर घूमने वाले असम के सीएम से हमने आदिवासियों को उनके राज्य में अधिकार देने की बात कही थी, तो वह गोल मोल जवाब देकर निकल गए थे। रांची में अनिल टाइगर हत्याकांड के विरोध में भाजपा के रांची बंद की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बंद करने की क्या जरूरत थी, जो भी दुकान चलाने वाले हैं उन्हीं के वोटर हैं। अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट के दौरान सरकार ने धान का समर्थन मूल्य देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा अनाथ एवं दिव्यांग बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन पर सरकार हर साल 10 लाख रुपया खर्च करेगी। अगले 5 वर्ष में रिम्स के नए रूप में होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इसका कायाकल्प करने का निर्णय लिया है, जिस पर 7,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा रांची में एक नया रिम्स भी बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की शुरुआत जल्द करने की सरकार की तैयारी की घोषणा करते हुए कहा कि अब अस्पताल में भी हेलीपैड बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। केंद्र पर 1,36,000 करोड़ बकाया होने की मांग एक बार फिर सदन में उठी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यदि यह पैसा हमें मिल जाता है तो झारखंड दूसरे राज्यों को कर्ज देने वाला राज्य बन सकता है, मगर केंद्र सरकार टाल मटोल समाचार पत्रों के माध्यम से करती रही है। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल की शुरुआत करने की वजह से वर्तमान समय तक अनेक निवेशकों को निवेश की जाने वाली राशि वापस मिल चुकी है। वहीं वर्तमान समय में भी लगातार जिन भी निवेशकों का आवेदन फॉर्म चेक हो रहा है तथा सब कुछ सही जानकारी पाई जा रही है, उन्हें निवेश की जाने वाली राशि प्रदान की जा रही है। ऐसे में ऐसे निवेशक जिन्हें अभी तक निवेश की जाने वाली राशि नहीं मिली है, उनका नंबर भी किसी भी समय आ सकता है। अभी जिन भी निवेशकों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के दौरान निवेश की जाने वाली राशि वापस नहीं मिली है, ऐसे सभी निवेशक आधिकारिक सहारा रिफंड पोर्टल पर पहुंचकर रिफंड स्टेटस को चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर में वर्तमान समय में आवेदन फॉर्म स्वीकार किया गया है या नहीं, या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। रिफंड स्टेटस को चेक करने की प्रक्रिया आसान है और पूरी जानकारी आगे विस्तृत रूप से बताई जाएगी। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान निवेशकों ने 10,000 रुपये की राशि तो, किसी ने 20,000 रुपये की राशि तो, अन्य ने 50,000 रुपये तक की निवेश राशि प्राप्त की है। वही आधिकारिक पोर्टल पर अत्यधिक राशि को लेकर भी नवीनतम अपडेट जारी किए जा रहे हैं, जिसके चलते अत्यधिक राशि का निवेश करने वाले निवेशक भी निवेश की जाने वाली अत्यधिक राशि को प्राप्त कर सकते हैं। इस कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों की संख्या करोड़ों में है और उन्होंने करोड़ों रुपये की राशि इस कंपनी में निवेश की हुई है, जिसके चलते एक साथ सभी निवेशकों को राशि प्रदान नहीं की जा सकती है और इसी वजह से धीरे धीरे निवेशकों को निवेश की जाने वाली राशि मिल रही है। निवेशकों को स्टेटस चेक करने को लेकर आसानी रहे, इसके लिए आधिकारिक रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर स्टेटस को चेक करने का ऑप्शन भी उपलब्ध करवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार निवेशकों को राशि प्रदान करने को लेकर सरकार को 5,000 करोड़ रुपए की राशि मिली थी और इसी राशि में से निवेशकों को राशि प्रदान की जा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए वापस पाने के लिए निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ऐसे में जैसे ही 5,000 करोड़ रुपए पूरे बांट दिए जाएंगे, उसके बाद दोबारा सरकार सहारा समूह से अधिक राशि पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बीजेपी ने दी झारखंड में योगी मॉडल अपनाने की सलाह। झामुमो ने याद दिलाए उनके वक्त के अपराध। रांची में हाल के दिनों में बढ़ रही आपराधिक घटना को देखते हुए बीजेपी ने झारखंड में योगी मॉडल अपनाने की सलाह सरकार को दी है। पिछले दिनों हुए आपराधिक घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है।
अनिल महतो उर्फ टाइगर की हत्या से अभी पुलिस उबर भी नहीं पाई थी कि पंडरा में कारोबारी और आजसू नेता की गला रेतकर निर्मम हत्या ने पुलिस की बेचैनी बढ़ा दी है। राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता की लगातार हो रही हत्या पर बीजेपी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि अपराधियों पर पुलिस का खौफ समाप्त हो चुका है। यही वजह है कि एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि पुलिस को अपराधी तत्वों पर, खासकर जो बेल पर जेल से निकले हैं, वैसे लोगों पर निगरानी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता के बीच अब चर्चा होने लगी है कि योगी मॉडल अपनाया जाए, मगर सरकार या मुख्यमंत्री इसे नहीं अपनाएंगे और जनता ऐसे ही दहशत में जीने को मजबूर हो जाएगी। विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रांची पुलिस की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा है कि घटना रोकी नहीं जा सकती है, मगर इसे नियंत्रित जरूर की जा सकती है। अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे में सवाल उठाना उचित नहीं है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पिछली सरकार में किस तरह से अपराधी बेलगाम थे, इसे भी याद करना चाहिए। जामुमो प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के पास गोलीबारी की घटना हो या रांची में निर्भया कांड जिसमें 1.5 साल तक अपराधी नहीं पकड़े गए, सरेआम न्यायालय परिसर में गोलीबारी होती थी, इसे भाजपा के लोग भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और उन पर त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि नई सरकार मजबूत पारी खेलेगी, मजबूती के साथ आने वाले 5 साल में काम करेंगे। झारखंड 25 साल का राज्य है। एक बार में बच्चा 25 साल का नहीं होता। राज्य ने 25 साल का सफर तय किया, जिस पर राज्य के लालन पालन का जिम्मा था। वर्ष 2000 की एक काली रात को उन्होंने इस राज्य को चुराकर पाले में करने का प्रयास किया। झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार, हम आज इस राज्य को दिशा देने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। लोगों का विश्वास हम पर है। हमें बार बार एहसास कराया जाता है कि डबल इंजन की सरकार नहीं रहने पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार होगा। हमारा 1,36,00,000 करोड़ का बकाया है। केंद्र अखबारों में कभी हां कभी न कहता है। इसके एवज में बहुत कम पैसे आए हैं। 1,36,000 करोड़ अगर एक मुश्त मिल जाएंगे तो हम दूसरे राज्यों को कर्ज देंगे, लेकिन ये लोग नहीं देंगे। ये चाहते नहीं कि झारखंड आगे बढ़े। इनको अच्छा नहीं लगता कि आदिवासी दलित सीएम बने। इनको अच्छा नहीं लगता कि हम लोग हवाई जहाज में घूमें। यही इनका संकल्प है। हाथ लगाया तो हाथ काट देंगे। आदिवासी दलितों पर पेशाब कर देते हैं। एक खबर का उल्लेख करते हुए कहा कि एक दलित नौजवान बुलेट पर जा रहा था, उसका हाथ काट दिया। ये क्या तमाशा है? मनरेगा लोगों का सहारा है। आज इस पर भी 1200 करोड़ बकाया है। सारा रिवॉल्विंग फंड मनरेगा में चला गया। स्वच्छ पानी के लिए 6,000 करोड़ से अधिक बकाया है। कैसे इसे समय पर पूरा कर पाएंगे? और ये बोलते हैं कि आपने डुबा दिया, पैसा खर्च नहीं हो पाया। आस्था को भाजपा ने बनाया कमजोर। नस हेमंत सोरेन ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि हमारे विपक्ष ने आस्था को कमजोर नस के रूप में पकड़ा है। हाल में ही कुंभ स्नान का मेला आयोजित हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष भी गए थे। हम लोगों ने भी सोचा था कि जाएं। वहां जैसा वातावरण बना, हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमारे विपक्ष के लोगों ने इस विषय को आर्थिक मॉडल बनाने का प्रयास किया कि देश की अर्थव्यवस्था का गेम चेंजर बनेगा। बताया जाए कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव आया। आज देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। पैर पर नहीं, सिर के बल खड़ा है। ये धीरे धीरे और बुरी स्थिति में जा रहा है। ये हर गुनाह को न तो कबूल करते हैं, न पश्चाताप करते हैं और न सुधारने का प्रयास करते हैं। कहां से आते हैं तनाव पैदा करने वाले लोग? सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं पर सवाल उठाते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस तरीके से देश में जातियों का वर्गीकरण है, ये शांति से नहीं जीने देंगे। इनकी फूट डालो, राज करो की नीति है। हमने सुना था मुहर्रम, रामनवमी में सांप्रदायिक तनाव होता है। अब तो होली में भी हो रहा है। क्रिकेट में भी तनाव फैलाते हैं। ये लोग कौन हैं और कहां से आते हैं? अगर देश में वर्गीकरण नहीं होता तो शायद आज हम सभी हिंदुस्तानी होते। सीएम ने कहा कि हम लोग बहुत पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं।